राधे साथियों, हिंदी गद्य साहित्य पुस्तक के साथ आप सभी का स्वागत है। यह पुस्तक रामचंद्र तिवारी जी द्वारा लिखित है। इस गद्य साहित्य में कहानी विधा से संबंधित हम महिला कहानीकारों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महिला कहानीकारों के विषय में रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं, यूँ तो प्रेमचंद युग में भी उषा देवी मित्रा, कमला चौधरी, सत्यवती मलिक, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीमती चंद्रकिरण सोनरेखा, श्रीमती होमवती देवी आदि महिला कहानी लेखिकाएं तत्कालीन सामाजिक संदर्भों को केंद्र में रखकर कहानी लेखन के क्षेत्र में सक्रिय थीं और इनके बाद रजनी पनिक्कर, कंचन लता सब्बरवाल, शांति मेहरोत्रा, सोमावीरा, श्रीमती राजेश्वरी देवी चकोरी, श्रीमती स्वर्णलता देवी आदि लेखिकाओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो महिला लेखिकाओं का एक वर्ग ही उठ खड़ा हुआ है। संप्रति महिला कहानीकारों को दो पीढ़ियां एक साथ सक्रिय हैं। पहली पीढ़ी में वे लेखिकाएं आती हैं जो नई कहानी के दौर के आसपास में लिखती आ रही हैं, और दूसरी पीढ़ी में वे लेखिकाएं आती हैं जिन्होंने 8वें दशक में लिखना आरंभ किया है। पहली पीढ़ी की लेखिकाओं में शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा, मालती जोशी, ममता कालिया, कुसुम अंसल आदि उल्लेखनीय हैं। दूसरी पीढ़ी में दीप्ति खंडेलवाल, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, कृष्णा अग्निहोत्री, चंद्रकांता, मृणाल पांडे, मणिका मोहिनी, प्रतिमा वर्मा, सुधा अरोड़ा, निरूपमा सोबती, सूर्यबाला, मैरूनिसा परवेज, इंदु बाली, अचला नागर, नीलाक्षी सिंह, अल्पना मिश्र, वंदना राग, प्रत्यक्षा मनीषा कुलश्रेष्ठ, कविता जयश्री राय, रंजना जायसवाल, वंदना शुक्ल, पंखुरी सिन्हा, इंदिरा दांगी, ज्योति कुमारी, डॉक्टर शरद सिंह, नीला प्रसाद, मीरा कांत, सोमा भारती, विभा रानी, डॉक्टर स्वाति तिवारी, उषा महाजन, अर्चना वर्मा, सुषमा मुनिंद्र आदि ने अपनी निजी पहचान कायम कर ली है। इन महिला कहानीकारों में अब हम सबसे पहले शशि प्रभा शास्त्री जी को देखेंगे। शशि प्रभा शास्त्री, इनका जन्म 1923 में हुआ। 1923 में जन्म हुआ और सन 2000 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मुख्यतः शशि प्रभा शास्त्री जी ने बदलते हुए जीवन संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों का विश्लेषण करने वाली लेखिका हैं। आपके कई कहानी संग्रह धुली हुई शाम 1969 ईस्वी, अनुत्तरित 1975 ईस्वी, दो कहानियों के बीच 1978 ईस्वी, जोड़ा बाकी 1981 ईस्वी, एक टुकड़ा शांति रथ 1991 ईस्वी, पतझड़ 1994 ईस्वी, उस दिन भी 1996 ईस्वी प्रकाशित है। तो ये सभी कहानी संग्रह शशि प्रभा शास्त्री जी के थे। एक बार पुनः देख लीजिए। सबसे पहला कहानी संग्रह है धुली हुई शाम, जो 1969 में है। अनुत्तरित दो कहानियों के बीच, जोड़ बाकी, एक टुकड़ा शांति रथ, पतझड़, उस दिन भी, ये सभी कहानी संग्रह शशि प्रभा शास्त्री के हैं। आगे रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि आपने अपनी कहानियों में मुख्य रूप से शिक्षित मध्यवर्गीय परिवारों में दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों का बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। आपका सारा विवेचन विश्लेषण अनुभव समृद्ध है। आप अपने को किसी परंपरा या विचारधारा से नहीं जोड़ती, प्रत्येक घटना का विवेचन मानवीय दृष्टि से करती हैं। आपकी कुछ कहानियों में मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष को भी व्यक्त किया गया है, किंतु यह संघर्ष आपकी कहानियों का केंद्रीय मुद्दा नहीं है। आपने अपनी परवर्ती कहानियों में सामाजिक विसंगतियों एवं प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी पर्दाफाश किया है। तो यह संक्षिप्त विवरण था शशि प्रभा शास्त्री जी के कहानियों से संबंधित। अगली महिला लेखिका है महिला कहानीकार शिवानी। इनका जन्म 1923 में हुआ और 2003 में इनका निधन हो गया।
लोकप्रियता की दृष्टि से पहली पीढ़ी की अद्वितीय कहानीकार हैं। आपके कहानी संग्रह हैं लाल हवेली 1965 ईस्वी, पुष्पाहार 1969 ईस्वी, अपराधिनी 1972 ईस्वी, रथ्या 1976 ईस्वी, स्वयं सिद्धा 1977 ईस्वी, रतिविलाप 1977 ईस्वी आदि प्रकाशित हैं। आपकी कहानियों में जीवन के खुरदुरे यथार्थ से अलग एक भावनापूर्ण संसार निर्मित हुआ है। संदर्भ वैविध्य, संयोग तत्व, नाटकीयता, आंचलिक स्पर्श, शील वैचित्र्य और कथा रस की तरलता आपकी कहानियों की विशेषताएं मानी जा सकती हैं। आपकी कहानियों पर बंगला कहानियों का प्रभाव स्पष्ट है। आपकी कहानियां मुख्यतः उच्च मध्य वर्ग के जीवन वैविध्य को अभिव्यक्ति देने वाली हैं। तो ये सभी कहानियां शिवानी की थी और इनकी कहानियों की थोड़ी सी विशेषता रामचंद्र तिवारी जी ने बताई है। अगली कहानीकार महिला कृष्णा सोबती। इनका जन्म 1925 में हुआ। कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 में हुआ और सन 2019 में इनका निधन हो गया। कृष्णा सोबती जी के लिए लिखते हैं रामचंद्र तिवारी जी की अपनी लंबी कहानी मित्रों मरजानी, इसे लघु उपन्यास भी कहा गया है, के प्रकाशन के साथ हिंदी कथा साहित्य में सहसा चर्चित हो उठी थी। मित्रों के रूप में हिंदी कहानियों में पहली बार एक ऐसी नारी पात्र की सृष्टि हुई है जिसमें देह धर्म के उफनते ज्वार के सहज स्वीकार की संपूर्ण साहसिकता है। बादलों के घेरे में 1980 ईस्वी आपका एक और कहानी संग्रह है। इसकी प्रायः सभी कहानियां नई कहानी के दौर की हैं। इसकी एक कहानी सिक्का बदल गया भारत पाक विभाजन के दर्द को उसकी पूरी गहनता से उकेरने वाली कहानी है। नई कहानी के दौर में लिखी जाने पर भी इन कहानियों में नई कहानियों की रूढ़ियों का कोई प्रभाव नहीं है। आपकी कहानियां मानवीय मूल्यों के टूटने के दर्द की कहानियां हैं। परिवेश का यथार्थ चित्रण, पंजाब की धरती की गंध और ऊष्मा तथा पात्रों की खुली साहसिकता, मानसिकता आदि कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यह चर्चा कृष्णा सोबती जी की कहानियों की थी। इसके आगे अब दीप्ति खंडेलवाल जी को देखते हैं। इनके विषय में रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं इनका जन्म 1930 में हुआ और नारी मन के विविध स्तरों और परतों का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाली विशिष्ट कथा लेखिका है। इनके कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार हैं। कड़वे सच 1975 ईस्वी, धूप के एहसास 1976 ईस्वी, वह तीसरा 1976 ईस्वी, सलीब पर 1977 ईस्वी, दो पल की छाँव 1978 ईस्वी, नारी मन 1979 ईस्वी, औरत और बातें 1980 ईस्वी आदि आपके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। आपने आधुनिक संदर्भ में परंपरावादी सामाजिक मानसिकता पर बार बार प्रहार किए हैं। आपकी कथा भूमि तो स्त्री पुरुष संबंधों के दायरे में ही सीमित है, किंतु इस दायरे में नारी के जितने रूपों और छवियों को आपने उकेरा है वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। इसमें संदेह नहीं कि दीप्ति खंडेलवाल नारी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। उनके प्रति उनमें गहरी सहानुभूति है। वे उसकी प्रत्येक प्रकार की पीड़ा से परिचित हैं, किंतु वे इस पीड़ा के मूल में सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों और पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं देख पाती। इसे वे पुरुष की कठोरता, क्रूरता और जड़ता का परिणाम मान लेती हैं। इसलिए उनकी कहानियां हमें छूती तो हैं, किंतु विचलित और प्रेरित नहीं करती। तो यह समीक्षा दीप्ति खंडेलवाल जी की कहानियों की थी। इनसे आगे हैं मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी, इनका जन्म 1931 में हुआ और 2021 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। मन्नू भंडारी को नई कहानी के दौर में ही यही सच है कहानी के प्रकाशन के साथ विशेष ख्याति मिली थी। आपने बदले हुए परिवेश में संस्कार और आधुनिकता के बीच उलझे हुए नारी मन के द्वंद्व को बड़ी ईमानदारी से चित्रित किया है। मैं हार गई, इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। यही सच है 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ
एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी में, त्रिशंकु 1978 ईस्वी में। ये सभी कहानी संग्रह मनु भंडारी जी के हैं। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। मनु भंडारी ने अपनी कुछ कहानियों में मजदूर वर्ग की असहाय नारियों की दरिद्रता, संघर्ष और मानसिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा है। रानी माँ का चबूतरा ऐसी ही मार्मिक कहानी है। अन्य कहानी लेखिकाओं की तुलना में आपका कथाफलक विस्तृत है। वस्तुतः आपने भावुकता से हटकर बदले हुए जीवन संदर्भ में खुले दिमाग से नारी जीवन की वास्तविकता को देखा परखा है और उसे बड़ी सादगी के साथ व्यक्त किया है। इनसे आगे जो महिला कहानीकार हैं उषा प्रियंवदा जी, इनके विषय में रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं, इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ और नई कहानी के दौर की बहुचर्चित कहानीकार हैं। आपकी कहानी वापसी एक समय आलोचकों के मन मस्तिष्क पर छा गई थी। इसमें अवकाश ग्रहण करने के बाद गजाधर बाबू का अपने ही घर में फालतू या पराया हो जाने का बोध और उससे उत्पन्न पीड़ा ने पाठकों को विचलित कर दिया था। यह प्रश्न तो बाद में उठा कि यह अकेलापन अस्तित्ववादी, भाववादी है या मार्क्सवादी। आपके 4 कहानी संग्रह हैं। पहला है जिंदगी और गुलाब के फूल, जो 1961 में प्रकाशित हुआ। फिर बसंत आया 1961 में ही प्रकाशित हुआ। एक कोई दूसरा 1966 ईस्वी में और कितना बड़ा झूठ 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उषा प्रियंवदा जी के ये 4 कहानी संग्रह हैं, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा और कितना बड़ा झूठ, और इनका बहुचर्चित कहानी वापसी, जिसमें पात्र हैं गजाधर बाबू। अब आपकी अधिकांश कहानियां ऐसी शिक्षित युवतियों की कहानियां हैं जो स्वच्छंद और अकुंठ जीवन व्यतीत करने में सपनों को लेकर विदेशों में जाती हैं, किंतु वहां की उपभोक्तावादी संस्कृति से टकराकर उनके सपने टूट जाते हैं और उनकी जिंदगियां त्रासदी में बदल जाती हैं। कितना बड़ा झूठ के संबंध में टिप्पणी करते हुए मधुरेश ने कहा है। कहानीकार मधुरेश लिखते हैं, कहानियों का मूल स्वर आवेग के स्वीकार का स्वर है, इसलिए सेक्स और संस्कारगत वर्जनाओं को वे बड़ी निर्ममता से तोड़ती भी दिखाई देती हैं, और चूंकि वे ढंग से जीने के आग्रह को रेखांकित करती हैं, कुल मिलाकर उनमें स्व की खोज प्रतिष्ठा की कहानियां ही अधिक हैं। इस टिप्पणी के आधार पर आपकी कहानियों की मूल चेतना को समझाया जा सकता है। तो यह टिप्पणी मधुरेश जी की थी उषा प्रियंवदा जी के कहानियों के संदर्भ में। इनसे आगे हैं मालती जोशी। मालती जोशी, इनका जन्म 1934 में हुआ था और रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि मालती जोशी बदलते परिवेश में भी परंपरागत मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाली विशिष्ट कथा लेखिका हैं। और इनके कथा संग्रह कुछ इस प्रकार हैं। पहला है मध्यांतर, जो 1977 में प्रकाशित हुआ। पटाक्षेप 1978 ईस्वी में, पराजय 1979 ईस्वी, एक घर सपनों का 1985 ईस्वी, विश्वास गाथा, शापित शैशव तथा अन्य कहानियाँ 1996 ईस्वी, पिया पीर न जानी 1999 ईस्वी, औरत एक रात है 2001 ईस्वी, रहीमन धागा प्रेम का, परख, वो तेरा घर ये मेरा घर, मिलियन डॉलर नोट तथा अन्य कहानियाँ, ऑनर किलिंग तथा अन्य कहानियाँ, स्नेह बंध तथा अन्य कहानियाँ 2015 ईस्वी, हादसे और हौसले 2017 ईस्वी, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो 2019 ईस्वी आदि आपके कहानी संग्रह हैं। ये सभी प्रकाशित कहानी संग्रह मालती जोशी जी के हैं और इनके विषय में आगे लिखते हैं तिवारी जी की आपकी प्रमुख विशेषता आधुनिकता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो मालती जोशी जी का प्रमुख विशेषता आधुनिकता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है।
आपने नए परिवर्तनों को युग धर्म के रूप में स्वीकार करते हुए प्राचीन मूल्यों से उनकी संगति बिठाने का प्रयत्न किया है। इसके बावजूद आपको समकालीन समाज में नारी की परतंत्रता और व्यवस्था का गहरा एहसास है। आधुनिकता के दबाव से भी आप बच नहीं पाई हैं। आपकी कहानियों में बहनों की वजह से कुंवारे बैठे भाई हैं, परिवार की आवश्यकताओं के लिए अपने निजी सुख की बलि देने वाली बेटियां हैं और हैं सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने वाली नई पीढ़ी की लड़कियां। किंतु संस्कारगत आप समकालीन नारी की नियति से संतुष्ट नहीं हैं। आप अनुभव वाली स्त्रियों को भी दो दो हुक्मरानों के संकेतों पर नाचना पड़ता है और आप अनुभव करती हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता से नारी की पीड़ा का अंत नहीं हुआ है। अर्थोपार्जन करने वाली स्त्रियों को दो दो हुक्मरानों के संकेतों पर नाचना पड़ता है और आपको लगता है कि आज की नारी पहले से भी ज़्यादा असहाय हो गई है। तात्पर्य यह कि वर्तमान नारी मुक्ति आंदोलन की दिशा से आप कतई संतुष्ट नहीं हैं। इसे आपकी पारंपरिक मूल्य दृष्टि समर्थन नहीं दे पा रही है। तो यह समीक्षा जो है मालती जोशी जी के कहानियों की थी। और इनके आगे हैं राजी सेठ। राजी सेठ, इनका भी जन्म 1935 ईस्वी में ही हुआ था। राजी सेठ ने व्यक्तिमन के परत दर परत विश्लेषण के द्वारा उसके दुख दर्द को उजागर करने की अपनी विशिष्ट क्षमता के कारण अपनी अलग पहचान कायम की है। आपका रचना संसार भी मुख्यतः घर परिवार और स्त्री पुरुष संबंधों के दायरे में ही सिमटा है, किंतु इस दायरे के भीतर भी स्थितियों का जितना गहन मनोवैज्ञानिक विवेचन आपने किया है उतना किसी अन्य महिला लेखिका ने नहीं। अंधे मोड़ से आगे 1979 ईस्वी, तीसरी हथेली 1981 ईस्वी, यात्रा मुक्त 1987 ईस्वी, दूसरे देश काल में 1992 ईस्वी, यह कहानी नहीं 1998 ईस्वी, गमे हयात ने मारा सन 2006 ईस्वी आपके प्रख्यात कहानी संग्रह हैं। तो राजी सेठ के प्रख्यात कहानी संग्रह एक बार पुनः देख लेते हैं। अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, गमे हयात ने मारा, ये सभी प्रख्यात कहानी संग्रह राजी सेठ के हैं और पीढ़ियों के अंतराल के कारण टूटते बिखरते मूल्य और उसकी पीड़ा, वृद्ध जीवन का अकेलापन और उसकी त्रासदी, प्रेम विवाह की असफलता, नारी के स्वातंत्र भावना और जिजीविषा, पति का अहंकार और पत्नी के प्रति अमानवीय व्यवहार, पति पत्नी के बीच मानसिक दूरी और आत्मीय स्पर्श के लिए तड़पती नारी, पति से परिव्यक्त और अपने बॉस से जुड़ी नौकरी पेशा नारी की स्थिति और नियति, होटलों और क्लबों की संस्कृति और उससे जुड़ी नारियों के जीवन में उठने वाले नए प्रश्न, यांत्रिकता का बढ़ता दबाव और मानवीय संबंधों का विरूपीकरण, यह सारे संदर्भ आपकी कहानियों में अपनी गहन मनोवैज्ञानिक जटिलता से मूर्त हो उठे हैं। डॉक्टर मदान के शब्दों में, राजी सेठ का कहानीकार अपनी अधिकांश कहानियों में तटस्थ दृष्टि, कलात्मक रचाव, पैनी दृष्टि और व्यक्ति मन के गहरे में उतरने की गवाही दे जाता है। इनकी कहानी की यही उपलब्धि है और यही इनकी सीमा। तो यह समीक्षा जो है डॉक्टर मदान की है। और आगे लिखते हैं रामचंद्र तिवारी जी कि अपनी इधर की कहानियों में आपने मध्यवर्गीय राज समाज की मानसिकता का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए यह दिखाना चाहा है कि यह समाज मन और शरीर के द्वय से आक्रांत होकर एक तरह की मानसिक विकलांगता का शिकार हो गया है। इस विकलांगता ने मध्य वर्ग की इच्छा शक्ति को कमजोर किया है। अपने अंतिम कहानी संग्रह अभी तक के यह कहानी नहीं में आपने जीवन की सार्थकता और गरिमा को रेखांकित करते हुए यह संकेत किया है कि भय, निराशा, लाचारी, मृत्युबोध, दिशाहीनता, इन सभी नकारात्मक मनः स्थितियों पर
अपने तप, संकल्प शक्ति और विश्वास के बल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मृत्यु और भय नहीं, जिजीविषा और भय मुक्ति की रचना को सार्थक बनाते हैं। तो यह सुंदर सी समीक्षा राजी सेठ की कहानियों की थी। इनसे आगे हैं राजी सेठ से आगे कहानीकार हैं कृष्णा अग्निहोत्री। और कृष्णा अग्निहोत्री के विषय में रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं, इनका जन्म 1935 में हुआ था। कृष्णा अग्निहोत्री की कहानियों में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के भीतर सभी स्तरों पर पिसती और प्रवंचित होती नारी की पीड़ा के विरुद्ध गहरे क्षोभ और विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ है। अब तक आपके 13 कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार है। कृष्णा अग्निहोत्री के कहानी संग्रह टीन के घेरे में 1970 ईस्वी, गलियारे 1974 ईस्वी, याही बनारसी रंगबा 1983 ईस्वी, जिंदा आदमी 1986 ईस्वी, जय सियाराम 1993 ईस्वी, सर्पदंश 1997 ईस्वी, अपने अपने कुरुक्षेत्र सन 2001 ईस्वी, यह क्या जगह है दोस्तों 2007 ईस्वी, जीना मरना 2010 ईस्वी, मान भी जा साझी 2013 ईस्वी, कट्ठे जाना 2015 ईस्वी, उड़ाने ऊंची ऊंची तथा अन्य कहानियाँ 2016 ईस्वी, अपना अपना अस्तित्व 2017 ईस्वी, एक पाती ऐसी भी 2019 ईस्वी प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये कुल 13 कहानी संग्रह कृष्णा अग्निहोत्री जी के थे। एक बार इन्हें पुनः देख लेते हैं। टीन के घेरे, गलियारे, याही बनारसी रंगबा, जिंदा आदमी, जय सियाराम, सर्पदंश, अपने अपने कुरुक्षेत्र, यह क्या जगह है दोस्तों, जीना मरना, मान भी जा साझी, कट्ठे जाना, उड़ाने ऊंची ऊंची तथा अन्य कहानियाँ, अपना अपना अस्तित्व, एक पाती ऐसी भी, जो सन 2019 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये 13 कहानी संग्रह कृष्णा अग्निहोत्री जी के हैं। आपकी कहानियाँ मूलतः अनुभव प्रसूत हैं। उनके पीछे किसी विचारधारा का अनुशासन नहीं है। आवेग प्रधान होने के कारण आपकी कहानियों का शिल्प पक्ष दुर्बल हो जा गया है। आपकी कहानियों में रचनात्मक यथार्थ की जगह भोगा हुआ यथार्थ उभर आता है। इससे अनुभव की समृद्धि का आकर्षण क्षीण हो जाता है। तो यह समीक्षा कृष्णा अग्निहोत्री जी के कहानियों की थी। इनसे आगे हैं मंजुल भगत, जिनका जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था। 1998 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। मंजुल भगत मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं आर्थिक दबाव के बीच टूटते बिखरते पात्रों की मनःस्थितियों को चित्रित करने वाली विशिष्ट कहानी लेखिका हैं। गुलमोहर के गुच्छे 1974 ईस्वी इनका प्रथम कहानी संग्रह है। इनसे आगे है टूटा हुआ इंद्रधनुष, जिसका प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ था। क्या छूट गया 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आत्महत्या के पहले 1979 ईस्वी, कितना छोटा सफर 1979 ईस्वी, 52 पत्ते एक जोकर 1982 ईस्वी, सफेद कौवा 1986 ईस्वी, दूत 1992 ईस्वी, बूंद 1998 ईस्वी, अंतिम बयान सन 2001 ईस्वी। तो ये सभी कहानी संग्रह जो है मंजुल भगत जी के हैं, जिनकी कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन के विसंगतियों और आर्थिक दबाव के बीच टूटते बिखरते पात्रों की मनःस्थितियों का चित्रण मिलता है। मंजुल भगत के कहानी संग्रहों को एक बार पुनः देख लेते हैं। गुलमोहर के गुच्छे, टूटता हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफर, 52 पत्ते एक जोकर, सफेद कौवा, दूत, बूंद, अंतिम बयान, ये सभी कहानी संग्रह मंजुल भगत के हैं और सभी कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। इनसे आगे रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि इनमें क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष लंबी कहानियां हैं, जिन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। गुलमोहर के गुच्छे में मूलतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का ही चित्रण किया गया है। इसमें संतान की आकांक्षा की पूर्ति न होने पर गोद लिए बेटे की बहू को
साज संवार कर आत्मतोष पाने का प्रयत्न करती विधवा नपुंसक पति की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने को ही दोषी स्वीकार करने वाली बहू, शराबी पति को झेलती हुई पत्नी, साहबों जैसा आचरण न करने पर अपने परिवार और पति को छोड़कर भाग जाने वाली आया, अपने जीवन को रंगीन बनाने के लिए क्लब और रेस्तरां में समय बिताने वाली मेम साहब, आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता प्राप्त कर अपनी माँ और बहन को सुरक्षा प्रदान करती युवती, प्रेमी की मृत्यु के बाद पूरे मन से वैविध्य स्वीकार करने वाली प्रेमिका आदि अनेक रूपों में हम नारी को देखते हैं। बाद के संग्रहों में भी आपने उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग की नारियों को ही उच्च मध्य वर्ग और कहानी मध्य वर्ग के नारियों की ही अनेक संदर्भों और भूमिकाओं में चित्रित किया है। अपने परवर्ती कहानी सफ़ेद कौवा में आपने अपनी कथा भूमि को कुछ विस्तृत किया है। इसमें एक सीमा तक साधारण लोगों की बुनियादी समस्याओं की ओर भी ध्यान दिया गया है। आपके अंतिम कथा संग्रह अंतिम बयान की भूमिका में आपकी कहानियों की विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए डॉक्टर निर्मल वर्मा ने कहा है, मंजुल भगत के गत अनागत के कालगत अदृश्य कुहासों में भटकने के बजाय अपने सामने जीती जागती तीव्रता और उत्कटता से जिंदगी को जीती भोगती लहूलुहान होती दुनिया को अपनी कहानियों का विषय बनाया। वे काल में नहीं स्पेस में संतरण करते पात्रों की बहुआयामी कथा कहती हैं। पूरे मानवीय लगाव, सरोकार और विश्वसनीयता के साथ इन पात्रों में भी स्वभावतः उनकी नज़र नारी जीवन से संबद्ध पक्षों और प्रश्नों पर ज़्यादा टिकती है। तो यह मंजुल भगत की कहानियों के संदर्भ में निर्मला जैन जी का समीक्षा था। और इनसे आगे अगली रचनाकार हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी का जन्म 1938 में हुआ। मृदुला गर्ग प्रेम और काम संबंधों का आधुनिक दृष्टि से खुला विश्लेषण करने वाली एक सशक्त कहानीकार के रूप में चर्चित हैं। और इनके कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार हैं। कितनी कैदें, इसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ। टुकड़ा टुकड़ा आदमी, प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी। डैफोडिल जल रहे हैं, प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी। ग्लेशियर से 1980 ईस्वी। उर्फ सैम 1986 ईस्वी। शहर के नाम 1990 ईस्वी। समागम 1996 ईस्वी। मेरे देश की मिट्टी आहा सन 2001 ईस्वी आदि आपके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। मृदुला गर्ग के प्रकाशित कहानी संग्रहों को एक बार पुनः देखते हैं। कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, शहर के नाम, समागम, मेरे देश की मिट्टी आहा। आधुनिक जीवन के बदले माहौल में परंपरागत नैतिक मूल्यों का विघटन, सामाजिक रिश्तों का खोखलापन, प्रेम और विवाह से संबद्ध समस्याएं, सेक्स जीवन की विसंगतियां और अतृप्त बोध, पुरुष निरपेक्ष नारी का व्यक्तित्व और उसकी मानसिकता, बलात्कार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उससे मुक्ति, उच्च वर्गीय अत्याधुनिक जीवन की विसंगतियां, विदेशों में बसे भारतीयों की मानसिकता आदि अनेक जीवन संदर्भों को केंद्र में रखकर आपने कहानी की एक नई जमीन तैयार की है। आपकी इधर की कहानियां नए संदर्भों को लेकर सामने आई हैं। उर्फ सैम संग्रह की अगली सुबह कहानी में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगे और विनाश दूत कहानी में भोपाल गैस त्रासदी का चित्रण किया गया है। तो ध्यान देंगे, उर्फ सैम कहानी संग्रह जो है मृदुला गर्ग जी का, इसमें अगली सुबह एक कहानी जो संग्रहित है, अगली सुबह कहानी का कथानक है। यहाँ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगे और विनाश दूत कहानी में भोपाल गैस त्रासदी का चित्रण है। विनाश दूत और अगली सुबह, ये दोनों कहानियाँ
उर्फ सैम कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। बेनकाब कहानी में चंबल क्षेत्र में व्याप्त अत्याचार और शोषण का अंकन किया गया है। इस प्रकार इधर आपकी कहानियों का कथा फलक विस्तृत हुआ है। देखा जाए तो आपने अपने लेखन का आरंभ सत्ता द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाने से किया था। उसके बाद आपने वर्तमान विश्व व्यवस्था में पदार्थीकरण के दबाव से मानवीय रिश्तों में आने वाले गिरावट की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इधर आपकी कहानियों में हास्य व्यंग और फंतासी की प्रवृत्ति बढ़ी है। इनके माध्यम से आपने अपनी गहरी पीड़ा का ही इजहार किया है। सब मिलाकर आपकी कहानियाँ बहुत कुछ आपके जीवनानुभव और सोच की कहानियाँ हैं। उन्हें किसी साँचे या आंदोलन के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तो यह समीक्षा मृदुला गर्ग जी के कहानियों की थी। इनसे अगली महिला कहानीकार लेखिका हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता जी का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ। चंद्रकांता ने कश्मीर के लहूलुहान चेहरे और उसकी मर्मांतक पीड़ा और अपने उपन्यासों में आकार देने के कारण एक समर्थ उपन्यास लेखिका के रूप में प्रतिष्ठित होने के साथ ही कहानियों के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान कायम कर ली है। आपके 11 कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। सलाखों के पीछे 1975 ईस्वी में प्रकाशित, गलत लोगों के बीच प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी, पोषनूल की वापसी प्रकाशन वर्ष 1988 ईस्वी, दहलीज पर न्याय प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी, ओ सोन कीसरी प्रकाशन वर्ष 1991 ईस्वी, कोठे पर कागा प्रकाशन वर्ष 1993 ईस्वी, सूरज उगने तक प्रकाशन वर्ष 1994 ईस्वी, काली बर्फ प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी, बदलते हालात में प्रकाशन वर्ष सन 2002 ईस्वी और अब्बू ने कहा था प्रकाशन वर्ष 2005 ईस्वी, अलकट राज देखा प्रकाशन वर्ष 2013 ईस्वी। यह सभी कहानियाँ कहानी संग्रह प्रकाशित हुए चंद्रकांता जी के। एक बार पुनः सभी कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। सबसे पहला कहानी संग्रह आया सलाखों के पीछे, दूसरा है गलत लोगों के बीच, पोषनूल की वापसी, दहलीज पर न्याय, ओ सोन कीसरी, कोठे पर कागा, सूरज उगने तक, काली बर्फ, बदलते हालात में, अब्बू ने कहा था, अलकट राज देखा। ये 11 कहानी संग्रह चंद्रकांता जी के हैं। और चंद्रकांता जी के विषय में आगे रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं, चंद्रकांता प्रगतिशील चेतना की लेखिका हैं। मनुष्यता विरोधी तत्वों का प्रखर प्रतिरोध उनकी कहानियों का मूल स्वर है। उन्होंने आज के जीवन की बहुविध कुरूपताओं और विडंबनाओं को सामने लाकर मनुष्य के निरंतर बौने, संकीर्ण एवं स्वार्थी होते जाने की सच्ची तस्वीर पेश की है। चंद्रकांता का दर्द यह है कि कश्मीरी आतंकवादियों और दिल्ली के गुंडों में कोई फर्क नहीं रह गया है। दोनों जवान बहु बेटियों को निगल जाना चाहते हैं। उनकी कहानियों में पुरुष वर्चस्व के दबाव में घुटती पिसती स्त्री की मजबूरियां हैं। सामान्य जन का दुर्निवार आर्थिक शोषण है। न्याय के लिए संघर्षरत आम आदमी की बेचैनी है। वृद्धों के जीवन का सूनापन है और मशीनी जिंदगी के नीचे दबे मनुष्य की छटपटाहट है। तात्पर्य यह है कि आज की बदरंग जिंदगी का पूरा चित्रण हम उनकी कहानियों में देख सकते हैं। लेखिका की विशेषता यह है कि इन सब के बावजूद वह कतई निराश नहीं है। उसकी कल्पना में बेहतर भविष्य का सपना जीवित है और वह उसके साकार करने के लिए संघर्षरत है। सूरज उगने तक कहानी संग्रह की भूमिका में अपने बारे में आप कहती हैं। सूरज उगने तक कहानी संग्रह की भूमिका में आपने लिखा है, चंद्रकांता जी लिखती हैं अपने बारे में कि बेहतर जीवन की कामना और उसके लिए रास्ते तलाशना ही मेरा सरोकार है। मैं मानती हूँ कि लेखक बनना हमारे हाथ में नहीं है, पर लेखकीय दायित्व निभाना हमारी जिम्मेदारी है। तो यह चंद्रकांता जी ने
अपने कहानी संग्रह सूरज उगने तक में उसकी भूमिका में लिखा है। इसी दायित्व को निभाते हुए आप अनेक अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोज रही हैं। तो यह समीक्षा चंद्रकांता जी के संदर्भ में रामचंद्र तिवारी जी की थी। अगली कहानीकार हैं प्रतिमा वर्मा। प्रतिमा वर्मा, इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था। आज की उलझी हुई स्थितियों, घात प्रतिघातों और उनसे उत्पन्न मानसिक उलझनों को पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त करने वाली प्रतिभा संपन्न कहानी लेखिका हैं। अब तक आप सैकड़ों कहानियां लिख चुकी हैं। आपके 2 कहानी संग्रह, एक सुबह और, जिसका प्रकाशन 1978 ईस्वी में हुआ था, और बंधे पाँवों का सफ़र, इसका प्रकाशन 1984 ईस्वी में हुआ था। तो यह 2 ही कहानी संग्रह है प्रतिमा वर्मा जी के, एक सुबह और बंधे पाँवों का सफ़र। आगे लिखते हैं तिवारी जी इनके विषय में कि आपने अपने पहले कहानी संग्रह के आरंभ में कहा है, पहला कहानी संग्रह यानी एक सुबह और, इसके आरंभ में लिखते हैं, प्रतिभा वर्मा जी लिखती हैं कि पति पत्नी के बीच आधुनिक जीवन की जटिलताओं से उत्पन्न विक्षोभ, नारी की बेकसी से उत्पन्न समझौतावादी मनोवृत्ति, व्यावसायिकता के कारण संवेदनाओं से रिक्त हुए व्यक्ति का मानसिक दारिद्र्य तथा पूरे समाज में घून की तरह लग जाने वाली स्वार्थपरता आदि को मैंने परत दर परत उधेड़ कर रखने की कोशिश की है। तो यह प्रतिमा वर्मा जी अपने पहले कहानी संग्रह में यानी कि एक सुबह और में भूमिका में लिखा है। एक सुबह और की भूमिका में प्रतिमा वर्मा जी लिखती हैं। आगे रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि जाहिर है कि आपका रचना संसार घर की 4 दीवारी की भीतर सीमित न होकर व्यापक सामाजिक संदर्भों से जुड़ा है। आपका ध्यान आर्थिक दबावों और उससे उत्पन्न विसंगतियों की ओर भी गया है। यह विसंगतियां क्रमशः एक के बाद एक उभरती जाती हैं और कहानी की मूल संवेदना घनीभूत होती जाती है। चरम बिंदु पर पहुंचकर एक गहरे दर्द और टीस का एहसास कराकर कहानी समाप्त हो जाती है। कठिनाई यह है कि विसंगतियों को आपने आज के मनुष्य की नियति मान लिया है। इनसे उबरने के लिए तड़प, तलखी, बेचैनी और संघर्ष का संकेत इन कहानियों को सार्थक परिणति दे सकता है। तो यह समीक्षा प्रतिमा वर्मा जी के संदर्भ में थी। इनसे आगे अगली महिला कहानीकार ममता कालिया जी हैं। ममता कालिया जी का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। यथार्थ धर्मी कहानी लेखिका हैं। ममता कालिया यथार्थ धर्मी कहानी लेखिका हैं। आपकी कहानियों में एक बात विशेष रूप से उभरकर सामने आती है कि आज भी नारी उत्पीड़न मुक्त नहीं हुई है। आज भी वह पति द्वारा अपमानित होती है तथा उसके बेमेल स्वभाव और प्रवृत्ति को झेलते हुए नारी नारकीय जीवन व्यतीत करती है। उसके जीवन संघर्ष के संदर्भ और चित्र बढ़ गए हैं, किंतु उसके कष्टों का अंत नहीं हुआ है। अब तक आपने 11 कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं। ममता कालिया जी का पहला कहानी संग्रह है छुटकारा, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। सीट नंबर 6 1978 ईस्वी, एक अदद औरत 1979 ईस्वी, प्रतिदिन 1983 ईस्वी, उसका यौवन 1985 ईस्वी, जांच अभी जारी है 1990 ईस्वी, बोलने वाली औरत सन 2000 ईस्वी, मुखौटा 2002 ईस्वी, निर्मोही 2006 ईस्वी, खुदकिस्मत 2010 ईस्वी, थोड़ा सा प्रगतिशील 2014 ईस्वी आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। तो ममता कालिया जी के कहानी संग्रहों को एक बार पुनः देख लेते हैं। छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, बोलने वाली औरत, मुखौटा, निर्मोही, खुदकिस्मत, थोड़ा सा प्रगतिशील। आपकी इधर की कहानियों में प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को केंद्र में रखकर नारी के समग्र जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया है।
चूंकि अब नारी का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी के बाहर भी फैल गया है, इसलिए आपकी कहानियों में दाम्पत्य जीवन के बाहर की सामाजिक आर्थिक विसंगतियों के चित्र भी देखे जा सकते हैं। आपकी अभिव्यक्ति भंगिमा व्यंग गर्भित होने के कारण विशेष प्रभावी बन सकी हैं। तो यह समीक्षा ममता कालिया जी के कहानियों के संदर्भ में थी। अगली महिला कहानीकार हैं कुसुम अंसल। कुसुम अंसल जी का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। कुसुम अंसल के अब तक 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है स्पीड ब्रेकर, जो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पते बदलते हैं 1983 ईस्वी। धूंस की ईमानदारी वह आया था 1999 ईस्वी। गुम होती गौरैया तथा मेरी दृष्टि तो मेरी है 2018 ईस्वी प्रकाशित है। तो यह 6 कहानी संग्रह कुसुम अंसल जी के हैं। इनकी अधिकांश कहानियाँ उच्च वर्गीय स्त्री की वेदना को व्यक्त करती हैं। कुसुम अंसल जी की कहानियों की विशेषता यह है कि इनकी अधिकांश कहानियाँ उच्च वर्गीय स्त्री की वेदना को व्यक्त करती हैं। इन्होंने उच्च वर्गीय स्त्री के तनाव, संघर्ष और निरंतर अकेले होते जाने की पीड़ा को पाठकों के साथ साझा किया है। इनकी कहानियों में जीवन का वैविध्य, विस्तार और दर्शन की बृहत्त्रयी चित्रित है। कुसुम अंसल जी के संदर्भ में इतना ही था। इनसे आगे है चित्रा मुद्गल जी। चित्रा मुद्गल जी का जन्म 1944 ईस्वी में हुआ और चित्रा मुद्गल उन महिला कहानीकारों में अग्रणी हैं जिन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों के दायरे से बाहर निकालकर महानगरों में संघर्षरत नौकरी पेशा नारियों एवं झोपड़पट्टी में घिसटते हुए निम्न वर्गीय लोगों के जीवन में भी झांक कर देखा है। और चित्रा मुद्गल जी के कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। जहर ठहरा हुआ 1980 ईस्वी में प्रकाशित। लाक्षागृह 1982 ईस्वी में प्रकाशित। अपनी वापसी 1983 ईस्वी में प्रकाशित। इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ 1987 ईस्वी में प्रकाशित। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992 ईस्वी में प्रकाशित। जिनावर 1996 ईस्वी में प्रकाशित। भूख सन 2001 ईस्वी में प्रकाशित। लपटें 2002 ईस्वी में प्रकाशित। पेंटिंग अकेली है 2014 ईस्वी आदि आपके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। तो ये सभी कहानी संग्रह चित्रा मुद्गल जी के हैं। एक बार इन्हें पुनः देख लेते हैं। पहला कहानी संग्रह है जहर ठहरा हुआ, दूसरा है लाक्षागृह, तीसरा है अपनी वापसी, चौथा इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ और पांचवा है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, छठा जिनावर, सातवां है भूख, आठवां है लपटे, नौवां पेंटिंग अकेली है। ये सभी कहानी संग्रह चित्रा मुद्गल जी के हैं। और क्या आपकी कहानियों को नई कहानी, अकहानी, जनवादी कहानी आदि के साँचे में ढाला जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में आपने रामकली सराफ को लिखा था कि आपकी कहानियाँ मनुष्य और जिंदगी के बीच की कहानियाँ हैं। ध्यान देंगे, चित्रा मुद्गल जी ने अपनी कहानियों के संदर्भ में लिखा है कि मनुष्यता और जिंदगी के बीच की कहानियाँ हैं। और यह इन्होंने समकालीन हिंदी कथा लेखिकाएं परिशिष्ट में अंकित किया है। किसने? रामकली सराफ जी ने। अब आगे रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि आपकी कहानियों में आज की बिखरी हुई जिंदगी की तस्वीर देखी जा सकती है। इन कहानियों में भिखारी है, युवा भिखारी ने हैं, सफ़ेदपोश चेहरे हैं, संवेदनाहीन ठेकेदार हैं, वेश्याएं हैं, पत्नियों की अदला बदली करने वाले बड़े लोगों के क्लब हैं, पुलिस के सिपाही हैं, मोटर ड्राइवर हैं, सर्वहारा किस्म के पत्रकार हैं, मेहनत मजदूरी करने घर चलाने वाली स्त्रियां हैं, तस्करी और लड़कियों से धंधा कराने वाली औरतें हैं तथा अपने अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई लड़ती हुई नारियां हैं। आपने
यह भी लक्षित किया है कि इस तमाम लोगों, विशेषकर स्त्रियों के शोषण के मूल में व्यवस्था की विसंगतियों के साथ ही हमारी सामाजिक दायित्वहीनता भी एक कारण है। यह सब होने पर भी हम आपकी कहानियों के संबंध में मधुरेश की यह टिप्पणी ध्यान देने वाली है। मधुरेश जी लिखते हैं चित्रा मुद्गल जी के कहानियों के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कि क्लब, दोस्तों की सोसाइटी, ताश और पेग या फिर एक सुनिश्चित दूरी से देखी गई निम्न वर्ग की जिंदगी से संबंधित कहानियां एक निश्चित ढर्रे को तो बेशक तोड़ती हैं, लेकिन उनकी संवेदना प्रायः ही पत्रकारिता की सतही और कामचलाऊ तफसीलों में ढल जाती है। तो यह मधुरेश जी ने अपनी आलोचनात्मक रचना आलोचना में लिखा है। अब इनसे आगे अगली कहानीकार हैं सुधा अरोड़ा। सुधा अरोड़ा जी का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था और सुधा अरोड़ा की कहानियां स्त्री पुरुष संबंधों के सीमित अनुभव के दायरे का अतिक्रमण करती हैं। सुधा अरोड़ा जी के कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार हैं। बगैर तराशे हुए, जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, युद्ध विराम 1977 ईस्वी, महानगर की मैथिली 1987 ईस्वी, काला शुक्रवार सन 2004 ईस्वी, एक औरत 3/4, अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, बुद्ध जब बोलते हैं। ये तीनों ही कहानियां 2015 में प्रकाशित हुई थी। अगला कहानी संग्रह है कांस का गिलास, जो 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये सभी चर्चित कहानी संग्रह सुधा अरोड़ा जी के हैं। पहले कहानी संग्रह में आपने ऐसी नारी पात्रों को अंकित किया है जो प्राचीन मान्यताओं और रूढ़ियों को तोड़कर अपने लिए नया समाज बनाने को बेचैन है। परवर्ती कहानियों में आपका अनुभव बृहत्तर होता गया है। दमन चक्र कहानी में नौकरी करती हुई लड़की के जीवन संघर्ष के साथ लेखिका ने उसके भाई को भी कथा में प्रतिष्ठित किया है, जो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार लेखिका को आज की युवा पीढ़ी की सोच और मनोविज्ञान को विवेचित करने का अवसर मिल गया है। वृद्धों के अकेलेपन की पीड़ा का भी आपने बहुत ही मार्मिक चित्र खींचा है। आज के व्यापक भ्रष्टाचार के बीच ईमानदार व्यक्ति की जिंदगी कितनी विषम हो जा गई है, इस प्रश्न को पूरी गंभीरता से उठाकर कथा लेखिका ने हमें व्यवस्था के बदलाव की दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। निश्चय ही सुधा अरोड़ा ने समकालीन महिला कहानीकारों में अपनी एक अलग पहचान कायम की है। तो ये सब कहानी संग्रह जो थे सुधा अरोड़ा जी के थे। एक बार पुनः देख लेते हैं इनके कहानी संग्रहों को। बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार, एक औरत 3/4, अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, बुद्ध जब बोलते हैं, कांस का गिलास, ये चर्चित कहानी संग्रह सुधा अरोड़ा जी के हैं। और एक बहुचर्चित कहानी है दमन चक्र, जिसमें एक नौकरी करती हुई लड़की के जीवन संघर्ष की कहानी है। साथ ही उसके भाई को भी दिखाया है रचनाकार ने, जो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सुधा अरोड़ा जी के बारे में डॉक्टर पुष्पपाल सिंह जी लिखते हैं कि सुधा अरोड़ा की कहानियों की पृष्ठभूमि कलकत्ता, बम्बई, महानगर है। सभी कहानियों में प्रायः एक ऐसी संघर्षशील नौकरी पेशा नारी है जिसे महानगर कभी रास नहीं आ पाता। महानगर की विकराल समस्याएं सुधा की नायिकाओं को मुंह बाए लीलने को तैयार खड़ी रहती हैं और वे निरंतर झींसती और टूटती चली जाती हैं। उनकी कहानियां पुरुष शोषित समाज में स्त्री की दोयम दर्ज पर रखने के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। उनकी कहानियों में चिर परिचित विषय की अपनी प्रस्तुति और संवेदना में बिल्कुल नए और ताजी बन जाती हैं। वागर्थ पृष्ठ संख्या 22 अगस्त 1998 ईस्वी में यह समीक्षा जो है डॉक्टर पुष्पपाल सिंह जी ने सुधा अरोड़ा की कहानियों के संदर्भ में दिया था। इनसे आगे अगली महिला कहानीकार हैं सूर्यबाला। सूर्यबाला, इनका जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था।
सूर्यबाला युवा मन की निराशा और दिशाहीनता को आज के परिवेश की उपज मानकर उसे खास अंदाज में प्रस्तुत करने वाली कहानी लेखिका हैं। सुधा सूर्यबाला जी के कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम 1977 ईस्वी, दिशाहीन मैं, थाली भर चांद 1988 ईस्वी, मुंडेर पर 1990 ईस्वी, गृह प्रवेश 1992 ईस्वी, सांझ बाती 1995 ईस्वी, कात्यायनी संवाद 1996 ईस्वी, मानुस गंध सन 2005 ईस्वी, गौरा गुणवती 2010 ईस्वी, गैर हाजिर के बावजूद 2014 ईस्वी। ये सभी प्रसिद्ध कहानी संग्रह सूर्यबाला जी के हैं। और सूर्यबाला कहानी लेखिका आज के जीवन की सच्चाई का पूरा साक्षात्कार करना चाहती हैं, इसलिए उसका कथा फलक अपेक्षाकृत व्यापक है। उसकी कहानियों में दूसरों की कमाई पर सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करते सेठ साहूकार, ईमानदारी की सजा भोगते मध्य वर्ग के सामान्य जन, फैक्ट्रियों के खून पसीना एक करते मजदूर तथा आर्थिक दबाव के बीच सगे संबंधों को नकारने के लिए विवश मध्यवर्गीय परिवार अपने अपने घेरे में बंद, अभिजात वर्गीय परिवारों के सदस्यों का एकाकीपन, सभी वर्गों की स्त्रियों की एक सी पीड़ा और उनका घुटता जीवन, ये सभी चित्रित है। अपने को बिना किसी परंपरा से जोड़े युग और समाज की वास्तविकता को अपने अनुभव, सोच और विवेक के सहारे व्यक्त करती हुई कथा लेखिका सूर्यबाला रचना के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। जीवन के प्रति अखंड आस्था आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो यह समीक्षा जो है रामचंद्र तिवारी जी सूर्यबाला के संदर्भ में करते हैं। इनसे आगे अगली महिला कहानीकार हैं मेहरुनिसा परवेज, जिनका जन्म 1944 में हुआ था। और मेहरुनिसा परवेज निम्न मध्य वर्ग के दुख दर्द को शुद्ध मानवीय धरातल पर चित्रित करने वाली लोकप्रिय कहानी लेखिका हैं। और इनके कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। आदम और हब्बा 1972 ईस्वी, टहनियों पर धूप 1977 ईस्वी, फाल्गुनी 1978 ईस्वी, गलत पुरुष 1978 ईस्वी, अंतिम चढ़ाई 1982 ईस्वी, सोने का बेसर 1991 ईस्वी, अम्मा 1997 ईस्वी, समर 1999 ईस्वी, लाल गुलाब सन 2006 ईस्वी। ये सभी प्रसिद्ध प्रकाशित कहानी संग्रह मेहरुनिसा परवेज जी के हैं। और आपकी कहानियों में वैविध्य है। इनमें आदिम जातियों के अंधविश्वास, महानगरों में खोलियों में रहने वाली स्त्रियों का दुख दर्द, आर्थिक तंगी में जीवन व्यतीत करते नौकरी पेशा लोगों का मानसिक तनाव, बेमेल विवाह की त्रासदी, महानगरीय मध्यवर्गीय नारियों की घुटन, रिक्तता और द्वंद्व, तलाकशुदा औरतों की त्रासदी, वर्तमान सामाजिक ढांचे से मुक्ति चाहती नारी की छटपटाहट आदि अनेक मना स्थितियां देखी जा सकती हैं। वस्तुतः आपकी कहानियां पीड़ा के साक्षात्कार की कहानियां हैं। आपने व्यापक सामाजिक परिवेश के भीतर ही ऐसी स्थितियों का चयन किया है जिनके माध्यम से पीड़ा का बोध पूरी विश्वसनीयता से उजागर हो सके। आपकी कहानियां अनेक कलात्मक संभावनाओं से युक्त हैं। तो ये समीक्षा थी मेहरुनिसा परवेज जी के कहानियों की। इनके कहानियों को एक बार पुनः देख लेते हैं। आदम और हब्बा, टहनियों पर धूप, फाल्गुनी, गलत पुरुष, अंतिम चढ़ाई, सोने का बेसर, अम्मा, समर, लाल गुलाब, ये सभी प्रसिद्ध कहानी संग्रह मेहरुनिसा परवेज जी के हैं। इनसे आगे अगली महिला कहानीकार हैं मृणाल पांडे। मृणाल पांडे जी का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। 8वें दशक की सशक्त कहानी लेखिका के रूप में उभर कर सामने आई हैं। आपकी कहानियां भी नारी जीवन को ही केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। अल्मोड़ा क्षेत्र का पहाड़ी जनजीवन और उसकी सांस्कृतिक चेतना ने आपकी कहानियों को समृद्ध किया है। और मृणाल पांडे जी की कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। दरमियान 1977,
ईस्वी शब्दवेदी 1980 ईस्वी, एक नीच ट्रेजेडी 1981 ईस्वी, एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी। ये सभी प्रसिद्ध कहानी संग्रह मृणाल पांडे जी के हैं। मृणाल पांडे जी के संदर्भ में रामचंद्र तिवारी जी आगे लिखते हैं कि आपने नारी स्वतंत्रता के प्रश्न को अनेक बिंदुओं और कोणों से उठाया है। आप अनुभव करती हैं कि अनादिकाल से प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के दौर में नारी परतंत्र रही है। उसके बंदी जीवन को ही अनेक प्रकार से बार बार महिमा मंडित किया गया है। आज भी वह इस स्थिति से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। आनुषंगिक रूप से आपकी कहानियों में पहाड़ी जीवन की आर्थिक तंगी, जड़ता, संघर्ष, अनियोजित बदलाव और उसके फलस्वरूप उत्पन्न विसंगतियों के चित्र भी उभरे हैं। आप अपने को किसी आंदोलन या परंपरा से जोड़ना चाहती। शिल्प के क्षेत्र में आपने लोक कथा शिल्प को आधुनिक संवेदना से जोड़कर नया रूप दिया है। व्यंग शिल्प का संश्लेष भी आपकी कहानियों में देखा जा सकता है। सब मिलाकर आपने कहानी के क्षेत्र में अनेक सभी नई संभावनाओं का संकेत दिया है। आज के बदले हुए समाज में जबकि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है और उनके शोषण की नई नई स्थितियां उत्पन्न हो जा रही हैं, उन्हें अधिक बोल्ड होने की आवश्यकता है। मणिका मोहिनी की कहानियाँ इसी बोल्डनेस की कहानियाँ हैं और मणिका मोहिनी द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं खत्म होने के बाद, जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अभी तलाश जारी है 1976 ईस्वी, स्वप्नदंश 1978 ईस्वी, पारू ने कहा था 1979 ईस्वी, अपना अपना सच 1982 ईस्वी, ढाई आखर प्रेम का 1983 ईस्वी, अन्वेषी 1986 ईस्वी आदि आपके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। तो ये सभी प्रकाशित कहानी संग्रह मणिका मोहिनी जी के हैं और इनकी कहानियों को रामचंद्र तिवारी जी ने क्या कहा है, बोल्डनेस की कहानियाँ कहा है। इनके कहानी संग्रह को एक बार पुनः देख लीजिए। खत्म होने के बाद, अभी तलाश जारी है, स्वप्नदंश, पारू ने कहा था, अपना अपना सच, ढाई आखर प्रेम का अन्वेषी। आपके नारी पात्रों की यह बोल्डनेस, पति के साथ अविश्वास, ऊब, झुझलाहट और एक रास्ता की जिंदगी बिताने की नियति को नकारने पर पुरुषों की प्राप्ति के लिए भटकने, पत्नी नहीं दोस्त बनकर जीने, शारीरिक संबंधों से विरक्त होने, नई नई दोस्तियां करने, अनेक प्रकार से पति को झुठलाने, पति के साथ समान धरातल पर प्रतिष्ठित होने का अहम पालने तथा सभी प्रकार की भावनाओं से मुक्त होकर ठोस धरातल पर व्यवहारिक निर्णय लेने में व्यक्त हुई हैं। वस्तुतः इस बोल्डनेस के पीछे कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। आवश्यकता मात्र बोल्ड होने की नहीं, पूरी पूंजीवादी व्यवस्था एवं उपभोक्तावादी दृष्टि के बदलने की है। साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इंदु बाली जी से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। साथियों, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ये आपके आगामी परीक्षा टीजीटी पीजीटी के लिए अति लाभकारी होगा। साथियों, हमसे जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने अच्छे कमेंट या बुरे कमेंट जो भी हो, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।